नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का मेंटल स्टैटिस्टिक्स के आपके अपने इस चैनल पर। और आज जैसे कि आपने टाइटल देख ही लिया है, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से मैंने खुद अपना DSSB PRT का एग्ज़ाम क्लियर किया था। 2017 में ये एग्ज़ाम हुआ था और आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने सारी प्लानिंग करी थी और किस तरीके से अपने स्टडी का मैंने टाइम टेबल बनाया था। तो ये बात है 2017 की, जब DSSB के अंदर DOE और MCD दोनों में वैकेंसीज आई थी। और 2014 के बाद 2014 में जब हम KVS में लगे थे, उसके बाद ये वाली वैकेंसी आई थी, यानी कि 14, 15, 16, 17 3 साल बाद ये वैकेंसीज आई थी। और इन वैकेंसीज़ को लेकर के हम बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि हमें ऐसा लगा, क्योंकि DSSB का हमने इससे पहले कभी कोई एग्ज़ाम दिया नहीं था, तो दिल्ली में आने का ये एक बड़ा ही सुनहरा मौका हमारे हाथ लगा। इसके अंदर MCD का एक बार एग्ज़ाम हुआ था बीच में 2018 में ही, जो कि कैंसिल हो गया लीक होने के कारण। लेकिन उसके बाद 2019 में ये 2018 में 2017, 18, हाँ 2018 में ये फिर से पेपर हुआ था और फिर उसके बाद 2019 में इनकी ज्वाइनिंग करा दी गई थी। तो मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँगा कि मैंने क्या सोचा था, किस तरीके से सारी बातें मेरे दिमाग में थी, जिन चीज़ों को ध्यान में रख करके मैंने इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया था। तो मैं डिस्कस करता हूँ DSSB PRT DOE का एग्ज़ाम, क्योंकि वो एग्ज़ाम ऑनलाइन बेस्ड था और MCD का जो एग्ज़ाम था वो ऑफलाइन एग्ज़ाम था, इसलिए अब वो वाली चीज़ें तो रहेंगी नहीं, इसलिए मैं DOE को फोकस करते हुए सारी बात आपको बताता हूँ। पहली बार ऐसा हुआ था कि जब मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होना था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना था, बात थी प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन को लेकर के बहुत सारी ऐसी दिक्कतें थी जो हमारे लिए अनक्लियर थी। सबसे पहली चीज़, कुछ चीज़ों में लेकर के ये समझ में नहीं आता था कि क्या पढ़ा जाए क्या ना पढ़ा जाए। खासकर DSSB का जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक का पार्ट है, उसके अंदर जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में क्या पढ़े, एक तो ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह था। उस समय नहीं समझ में आ रहा था कि क्या पढ़ें, कितना पढ़ें और कहाँ से पढ़ें। इससे पहले 2009 की एक वैकेंसीज थी, जो कि 2014 में जिनका एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके अंदर बताते थे कि यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन पूछे गए। तो हमें समझ में नहीं आता था कि क्या किया जाए। उसके अलावा मैथ्स को लेकर के एक ओवर कॉन्फिडेंस का एक माहौल था। ऐसा लग रहा था कि मैथ्स तो बहुत ही ज़्यादा आसान आती है, कारण 2014 में जो एग्ज़ाम्स हुए थे, अगर हम उन परीक्षाओं के मैथ्स के पार्ट को देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता था कि 6-7 क्लास की मैथ्स आती थी उसके अंदर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। तो मैथ्स में मैं काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। मुझे ऐसा लगा कि मैथ्स में तो हम बहुत ही अच्छा कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और पूरा का पूरा फोकस मैंने कर दिया चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में। पढ़ने के लिए मैंने कौन कौन से सोर्सेस लिए थे, उस समय जितने भी ज़्यादा बुक्स आ सकती थी मैंने वो सारी बुक्स ले ली थी, खासकर जिसमें SK मंगल वाली किताब थी मेरे पास। उसके बाद इंटरनेट को मैंने बहुत ज़्यादा रेफ़र किया था। एक वेबसाइट थी simplypsychology.org, उस वेबसाइट से मैंने बहुत पढ़ाई करी थी, बहुत सारे रिसर्चेस मैंने पढ़े थे वहाँ से, और ओरिजिनल पेपर्स निकाले थे, और ओरिजिनल जो रिसर्च जो एक्सपेरिमेंट की वीडियोस थी वो सारी चीज़ें देखी थी। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि प्रिपरेशन के दौरान मैंने CDP पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था, बहुत ही गहराई से मैंने इसको लेकर के अपनी पढ़ाई करी थी। जो MCD का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, उस एग्ज़ाम को भी मैंने दिया था, और उस एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले मैंने मैथ्स का एक प्रैक्टिस सेट लगाया था। और उस प्रैक्टिस सेट्स के अंदर, मतलब पूरा जो पेपर था उसका जो मैथ्स का पार्ट था, उस मैथ्स के पार्ट में मैंने इतना स्ट्रगल किया कि 45 मिनट में मैं सिर्फ 15 ही क्वेश्चन कर पाया था, जहां 2 घंटे में मेरे को 200 क्वेश्चन करने हैं। मैथ्स के 15 क्वेश्चन करने में मुझको 45 मिनट लग गए। और उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मैथ्स आना और मैथ्स का करना दो अलग बातें हैं। और उस दिन मुझे बहुत ही ज़बरदस्त झटका लगा था। प्रिपरेशन करने के लिए और भी कुछ खास ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास, तो जितना भी हो सकता था उतनी प्रैक्टिस करी और अगले दिन एग्ज़ाम देने चले गए। खैर वो एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गया
और पेपर में जो क्वेश्चन थे वो भी उसी हिसाब के क्वेश्चंस थे, मतलब इतने जल्दी होने वाले क्वेश्चन नहीं थे, इतने जो हम कहते हैं ना कि जो बहुत ही आसान क्वेश्चन जो जिन कैटेगरी में हम चीज़ों को रखते हैं उस तरीके से चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध नहीं थी। खैर वो पेपर कैंसिल हुआ, दोबारा पढ़ने का मौका मिला। तो यहाँ पर जो मेरी स्ट्रैटेजी थी वो यहाँ पर ये थी कि भाई बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा। पेपर का आना और पेपर का करना दो अलग बातें हो गई थी। पेपर का आना मीन्स कि आपको पेपर की सारी चीज़ें आती हैं। पेपर का होना मतलब 2 घंटे के अंदर सारे के सारे पेपर का कर देना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। पढ़ने के लिए एक इतना बड़ा खैर हमारे पास ग्रुप नहीं था, काफ़ी सारे उस समय मैं केंद्रीय विद्यालय में था और 2 बज के 10 मिनट पे स्कूल ख़त्म हुआ करता था और उसके बाद यही जो दिन का समय बचता था उसमें हम पढ़ाई किया करते थे। मेरे साथ 2 और साथी उस विद्यालय के थे जो इस एग्ज़ाम को लेकर के प्रिपेयर कर रहे थे और हमारी एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी जिसमें हम एक दूसरे के साथ चीज़ों को डिस्कस किया करते थे, कवर किया करते थे। यानी कि यहाँ पर एक पॉइंट जो मैं रेस करना चाहूँगा वो ये है कि अगर आप जैसे कि पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके साथ अगर कोई आपका साथी जो कि आपके साथ इसी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहा है और वो भी इस एग्ज़ाम को लेके उतना ही सीरियस है जितना आप हैं, यहाँ पे ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप हैं तो वो भी कम सीरियस है तो आप भी उसके मुकाबले कम ही सीरियस है। मतलब एग्ज़ाम को लेकर के जो उसकी रिक्वायरमेंट है अगर उतना सीरियस आप है और वैसा ही अगर कोई साथी आपको मिल जाता है तो इससे बढ़िया बात कुछ नहीं होती, क्योंकि 2 लोग आपस में मिलकर के बहुत ही बढ़िया स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर एक दूसरे से हम मोटिवेट होते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, सिखाते हैं, डिस्कशन बहुत बढ़िया होता है। तो ऐसे में ऐसा ही कुछ समय हमारे साथ भी बना। केंद्रीय विद्यालय में होने के कारण पूरा दिन भर का समय हमारे पास हुआ करता था। स्कूल का भी टाइम हम लोग इस चीज़ में यूटिलाइज़ कर लिया करते थे, जहाँ पर भी खाली पीरियड मिलता था, लंच पीरियड मिलता था। तो हमने पैटर्न क्या रखा कि हम तो नॉर्मल अपनी पढ़ाई करते थे, खुद अपनी प्रैक्टिस किया करते थे, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है आमतौर पर हम ग्रुप में किया करते थे। ग्रुप में करने से मतलब है कि जैसे हमने किसी क्वेश्चन की सीरीज़ ली, सबसे पहले उन क्वेश्चंस का जैसे क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन को मन में पढ़ के उसका आंसर सॉल्व करते थे। सॉल्व करने के बाद हम बोलते थे कि मेरा आंसर ये है, सामने वाले ने कहा उसका आंसर ये है। फिर हम चेक करते थे इसका असली आंसर क्या है, और असली आंसर अगर दोनों में कन्फ्लिक्ट है, किसी ने कुछ और आंसर दिया, किसी ने कुछ और आंसर दिया, तो हम उसको जस्टिफाई करते थे कि आखिर क्या सोच करके हमने वो आंसर किया, और दूसरा कि उसने क्या सोच करके वो आंसर किया, ताकि हम कोई गलत पक्ष कैसे हम सोचते हैं उस पर्सपेक्टिव को भी हमने जाना और सही पर्सपेक्टिव क्या है उसको भी हमने जाना। इसके बाद इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन पूरी थियोरेटिकल मैंने आपको बता ही दिया कि मैं किसी एक किताब तक सीमित नहीं था, और उस समय NIOS को लेकर के भी चलन चल चुका था। ये समझ में आ चुका था कि भाई NIOS से पेपर आ रहा है तो उसको पढ़ने में फ़ायदा है। तो NIOS की भी कुछ बुक्स को मैंने पढ़ा था और काफ़ी ज़्यादा मदद मुझे उसमें से भी मिली थी। ठीक है, NIOS की बुक हो गई थी जो मतलब, लेकिन पढ़ने के लिए ज़्यादा समय उस टाइम नहीं मिला था, क्योंकि जब MCD का एग्ज़ाम हुआ था उसके कुछ ही टाइम बाद जो है DOE का एग्ज़ाम हो गया था। लेकिन जितना भी समय मिला था उसमें पढ़ाई तो कर ली थी। हाँ, उसके बाद पेपर की मैथ्स वाला जो पार्ट था उसके लिए हमने क्या किया था कि मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और अराउंड हर टॉपिक के 200 क्वेश्चन तो सॉल्व किए ही थे। ठीक है, और उसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान में रखी थी वो ये थी कि जब मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक तो हो गया फिर से वही बात, मैथ्स का आना और मैथ्स का होना दो अलग अलग बातें हैं, तो टाइम मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो पेपर को सॉल्व करते वक्त जब हम प्रैक्टिस करते थे तो 20-20 के सेट्स में प्रैक्टिस करते थे, वो सेपरेट प्रैक्टिस थी। तो जैसे कि 20 क्वेश्चन के सेट ले लिए और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व किया, स्टॉप वॉच को सामने रख करके पूरा सब लिख रहे हैं, साथ में टाइम भी नोट कर लिया कि इतने देर में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, इतनी देर में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। फिर टाइम को देखा कि किस में ज़्यादा टाइम हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा टाइम ले रहे हैं फिर भी गलत हो रहा है, तो उन गलत टॉपिक्स को जो गलत हो रहे हैं फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस करी, ताकि वो जो लूप होल्स हैं वो कवर होते जाएँ। एक टॉपिक जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा मैं समस्या महसूस करता था वो था जीके का पार्ट। जीके के पार्ट में सबसे ज़्यादा दिक्कत थी, नहीं समझ में आता था कि क्या पढ़ें कैसे पढ़ें। तो उसी हिसाब से मैंने कॉम्पनसेट कर दिया कि जीके के जो मार्क्स हैं उसको कैसे मैं दूसरे पार्ट्स में मेहनत करके कवर कर सकता हूँ। ऐसे में जीके से मेरी एक्सपेक्टेशन सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर की, 4 से 5 नंबर की थी, इससे ज़्यादा की नहीं।
दूसरा, इंग्लिश की बड़ी समस्या थी कि इंग्लिश में क्या करें। लेकिन इस सीबीटी ऑनलाइन एग्ज़ाम के अंदर एक बड़ी अच्छी चीज़ हो गई थी कि इंग्लिश के पार्ट के अंदर और हिंदी के पार्ट के अंदर 5 नंबर का पैसेज आने लगा था। इससे पहले जो पैटर्न था उसमें पैसेज नहीं आता था, उसमें 20 क्वेश्चन स्ट्रेट हुआ करते थे, ग्रामेटिकल जो कंपोनेंट है उसके ऊपर बेस्ड। तो 5 नंबर का पैसेज आने का मैंने पर्सनली अपने आप में बहुत ज़्यादा फ़ायदा माना, क्योंकि पैसेज को देख करके सॉल्व कर पाना काफ़ी आसान था कंपैरेटिवली कि कोई ग्रामेटिकल कंपोनेंट आ जाए, क्योंकि अंग्रेज़ी में अधिकतर ग्रामर को सॉल्व करने में हम थोड़ी सी तकलीफ़ महसूस करते हैं। तो ऐसे में 5 नंबर वहाँ पक्के हो गए थे। और फिर उसके बाद बाकी जो 15 क्वेश्चन थे, इतना तो क्लियर था कि किसी भी पेपर के अंदर जो एक बहुत अच्छा जो पार्ट होता है 40 से 50% एवरेज होता है और 20% के आसपास ही डिफ़िकल्ट होता है। तो वहाँ पर 15 में से 80% तो नॉर्मल था जो हम कर सकते थे। तो ऐसे में बड़े अच्छे तरीके से इंग्लिश में भी 12 से 15 के बीच का स्कोर आ रहा था। हिंदी तो खैर आसान हो ही गई थी, 5 नंबर का इधर और उधर से वो बात हो गई थी। मैथ्स और रीजनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और स्ट्रेटेजिक टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड प्रैक्टिस हमने करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद बात आती है सीडीपी की। सीडीपी के अंदर तो आप मतलब समझ ही सकते, हम क्लास करते ही हैं, इतनी डीप स्टडी करी थी, इतने ज़्यादा डिस्कशन किए, इतने ज़्यादा चीज़ों को हमने पढ़ा और उसके ऊपर रिसर्च इसको स्टडी किया कि उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हो गई थी। फिर फाइनली हमारी प्रिपरेशन हुई। प्रिपरेशन से कुछ दिन पहले, यानी कि हमसे पहले दूसरे शिफ्टों के भी एग्ज़ाम्स थे। तो हमसे पहले जैसे जो एग्ज़ाम हुआ तो एमसीडी का एग्ज़ाम हुआ था, उससे सबसे पहले एमसीडी का एग्ज़ाम हो गया था। तो मेरे एग्ज़ाम से पहले 2 एग्ज़ाम एमसीडी के और हो गए थे। मुझे अच्छे से याद है, एक पेपर जिस दिन आया था उसी दिन हमने 2 पेपर सॉल्व किए थे। एक जो ओरिजिनल पेपर आया था उस दिन का वो, और एक पहले से पेपर की प्रैक्टिस करी थी। तो अराउंड पेपर प्रैक्टिस करके उसके ऊपर डिस्कशन अराउंड 9 घंटों के आसपास जो है पेपर के ऊपर डिस्कशन हुआ था सॉल्व करने के साथ। तो उसने बहुत ही ज़्यादा हिम्मत दी थी। एंड के टाइम में जो पेपर की इंटेंस प्रैक्टिस होती है वो एक बहुत ज़बरदस्त जो है हमको इनपुट देता है। साथ ही साथ पेपर को प्रैक्टिस करते वक्त हमारा ये टारगेट हुआ करता था कि एक ऐसा वर्चुअल माहौल क्रिएट करना जहां पर हमको सच में ऐसा महसूस हो कि हम एग्जामिनेशन सेंटर में है, ताकि दिमाग में किसी तरह का कोई स्ट्रेस ना हो और हम अपने आप को उस तरीके से कंडीशन कर पाएँ ताकि एग्ज़ाम में कोई ज़्यादा खास टेंशन ना हो। ठीक उसी तरीके से दूसरा पेपर आया, उसके एक दिन छोड़ करके एक दिन बाद जो है हमारा पेपर था। तो वो पेपर हुआ और मैं एयरपोर्ट पे बैठा था, वो पेपर आ गया और वहीं पर बैठ करके मैंने एयरपोर्ट पे बैठ के पूरी प्रैक्टिस करी थी मैथ्स के पार्ट की कि देखूं तो किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। उस टाइम जितने भी ये दास वास के जो पेपर आते थे DSSB के, उन सभी का फर्स्ट पार्ट मैंने कवर किया था, उसको सॉल्व कर लिया था। और उसके बाद जब MCD का ऑफलाइन पेपर हुआ उसमें लगभग उसी पैटर्न के ऊपर पेपर आया। और NIOS को जो हमने NIOS के बारे में जो हमको जस्ट रिसेंट पता चला था उसके ऊपर उसको पढ़ने का भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला। इवन पिछले 2 पेपर जो हमने किए थे उसमें से भी काफ़ी सारी बातें इंस्पायर्ड थी और उसका भी बड़ा फ़ायदा मिला। तो किसी तरीके से MCD का पेपर तो हो गया। फिर उसके बाद DOE के पेपर की तैयारी हमने स्टार्ट कर दी। DOE के पेपर को लेकर के मैं उतना ज़्यादा सीरियस नहीं था क्योंकि मुझे लगा MCD का पेपर बहुत ही अच्छा हो गया है। तो बाद में जब DOE का पेपर आया तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हुई थी। कैसे कि DOE के पेपर के अंदर पहली बार हम CBT बेस्ड एग्ज़ाम दे रहे थे और पेपर का पैटर्न बिल्कुल अलग था। टाइम मैनेजमेंट में भी डिफ़िकल्टी थी क्योंकि यहाँ पर एक पार्ट के बाद आप दूसरे पार्ट पे नहीं जा सकते थे, अपनी मनमर्जी से डाउट नहीं लगा सकते थे। तो पुरानी सारी स्ट्रैटेजी यहाँ पर फेल होती हुई नज़र आ रही थी। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो कांड किया वो किया किसने? मैथ्स के पार्ट ने, क्योंकि मैथ्स का पार्ट बिल्कुल अलग था। अगर आज भी आप DSSB के मैथ्स को देखेंगे और 2014-15 की जो मैथ्स थी, अगर आप उन क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैथ्स के पेपर में तो एकदम ट्रिमेंडस चेंज आ गया है। कारण कि किसी तरीके की कोई ट्रिक ना लगे, ऐसे क्वेश्चंस बनाए गए जिसमें ट्रिक की संभावना कम से कम हो। और जहां तक बात था चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, हमने पूरी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पूरी मेहनत करके स्टडी की थी। लेकिन जब हमने एग्जाम को दिया तो एग्जाम में पता चला कि सिर्फ CD से, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से क्वेश्चन डायरेक्ट ना करके
और भी काफ़ी सारे कंपोनेंट्स को कवर किया गया, जिसके अंदर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, आर्ट एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, जो सोशियोलॉजी, ठीक है, फिर उसके बाद फिलोसफी, टीचिंग ऑफ इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, SST, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस उसके अंदर आए थे, टीचिंग ऑफ मैथ, ये सारे क्वेश्चंस उसमें आए थे। तो कुल मिलाकर के एक ऐसा पैकेज हो गया जो कि पेपर को पढ़ के ऐसा लगा कि ये कंप्लीट पैकेज है। और हालांकि स्टडी उस हिसाब से थी ताकि हमने उन सभी चीज़ों को कवर कर लिया और किसी तरीके से एग्ज़ाम को हमने क्लियर कर लिया। एग्ज़ाम का टारगेट पहले हमने स्कोर एम किया था कि 130 के आसपास आ जाएंगे तो बढ़िया है, और जिस समय हमारा रिजल्ट आया तो दोनों के अंदर ही 130 ही नंबर आए। एक में 129.91 नंबर आए और एक में 130.51 नंबर आए। तो लगभग जो टारगेट हमने सेट किया था वही नंबर आए। और जैसे कि मैं बताता हूँ कि नॉर्मलाइज्ड मार्क्स थे, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ था, तो 100% इससे कम ही नंबर आए होंगे या फिर ज़्यादा नंबर से कम नंबर आए होंगे, जो भी स्थिति रही होगी, लेकिन खैर नंबर 130 आ गए थे। तो जिस हिसाब से सोचा तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे कि अब तो सारा काम हो ही जाएगा, और अल्टीमेटली ज्वाइनिंग लेटर भी दोनों का आया था। तो ये कुछ बातें थी, ये कुछ प्रोसेस था जिसके थ्रू हम यहाँ पर पहुँचे थे और दोनों एग्ज़ाम्स को हमने क्रैक किया था। पूरे पेपर के दौरान माइंड को एकदम शांत और कूल रखा था। हालांकि एंग्जाइटी तो रहती ही है, लेकिन उस चीज़ को फेस कैसे करना है उसके लिए भी हमने अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर किया था। तो ये कुछ एक्सपीरियंस था जो कि पर्सनली मैंने खुद फील किया DSSB PRT के एग्ज़ाम को लेकर के, और कुछ इसी तरह की स्थितियां जो हैं आपके साथ भी होने वाली हैं। जब हमने जो एग्ज़ाम दिया था हमारे लिए काफ़ी सारी चीज़ें सरप्राइज़ थी, पैटर्न बिल्कुल अलग था, चीज़ें बिल्कुल अलग थी। लोग सिर्फ CDP पढ़ते थे, पढ़ने के लिए कंटेंट बहुत कम अवेलेबल था। लेकिन आज की डेट में जितना ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है, मुझे लगता है कि एक पीक है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, जहाँ पर आपको सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं चीज़ों को पढ़ने की, सीखने की, समझने की। प्रीवियस इतने सारे पेपर्स हैं अलग अलग कैडर के, अगर हम देखें आपके पास पेपर है जहाँ पर आप उनकी प्रैक्टिस करके अपने आप को उस लेवल तक पहुँचा सकते हैं। तो वो एक बढ़िया चीज़ अवेलेबल है। और NIOS का आपके पास कंटेंट अवेलेबल है, IGNOU का आपके पास कंटेंट अवेलेबल है, आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर प्रश्न पूछने का पैटर्न अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको इनेबल करती हैं, आपको मजबूत करती हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो फाइनल मेरे वर्ड्स यही रहेंगे कि आप एकदम कॉन्फिडेंट रहिए, अपने आप को मजबूत रखिए और चीज़ों को इस तरीके से व्यवस्थित रूप से पढ़िए, और एक कन्फ्लिक्ट को अपने दिमाग में बिल्कुल मत आने दीजिए कि आपका सब्जेक्ट का आना और सब्जेक्ट को करना दो अलग अलग बातें हैं। तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि आपको सब्जेक्ट भी आता हो और आपको पेपर में उसको सही तरीके से सही समय पर सही करना भी आता हो। स्किप करने की स्ट्रैटेजी एक बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिए। अल्टीमेटली मैं आपको यही बोलूँगा, बी कॉन्फिडेंट एंड बढ़िया तरीके से आप काम कीजिए। अभी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, 2 एग्ज़ाम की अपॉर्चुनिटी आपके पास अभी हैं, इसके बाद इस ईयर में एक अपॉर्चुनिटी और आएगी। तो कुल मिलाकर के आपकी किस्मत की चाबी आपके हाथ में है। अब आप उसका क्या करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो किसी भी तरीके से ढील ना आने दें और बिल्कुल मजबूत रहें। तो मेरी तरफ से आप सबको ढेर सारी बधाई। पढ़ाई आपकी चल रही है, 25 तारीख से आपकी लेट नाइट स्टडी चालू हो जाएगी। मेंटर स्टैटिस्टिक्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रिफ्लेक्ट बैच अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और आपका जो एक्सपीरियंस है वो आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आप ऑलरेडी आपने DSSB का एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है तो आप भी अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये अन्य जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने में। राइट, रीड ऑथेंटिक मटेरियल एंड फोकस ऑन सेल्फ स्टडी। ये वाला टाइम सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी का है। जितना परेशान होंगे, इधर उधर भागेंगे, उतनी ज़्यादा आपको दिक्कतें होंगी। सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।